थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना है हमें वह जंतु जगत है, एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया एज प्रपोज्ड बाय विटेकर, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में 2 मेन टॉपिक्स हैं, एक वर्गीकरण के आधार और दूसरा वर्गीकरण, किस प्रकार से जंतुओं को वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया गया है। तो हम आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्गीकरण के आधार। तो वर्गीकरण के आधार का तात्पर्य हम यहाँ पर ये पढ़ना चाह रहे हैं कि वर्गीकरण जो जंतुओं का किया गया है उसके बेसिस क्या है, किस आधार पर जंतुओं को बांटा गया है, किन क्राइटेरिया को फॉलो किया गया है जंतुओं को वर्गीकृत करते समय, वो हम आज इसमें जानेंगे। तो पहला आधार होता है शारीरिक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट आधार है ये। इसको पहले ही बताया था मैंने स्टार्टिंग चैप्टर्स में कि किसी भी जीव का जो संगठन होता है उसकी शुरुआत जो होती है कोशिका से होती है। कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि कोशिका से छोटा एक लिविंग स्ट्रक्चर किसी भी जीव के शरीर में नहीं होता है। यही कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक और संरचना बनाती हैं, वह होती है ऊतक, टिश्यू। ये टिश्यूज़ मिलकर फिर बनाते हैं अंग, ऑर्गन्स, और यही ऑर्गन्स आगे मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन तंत्र, ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे जीवधारी का निर्माण कर देता है। उसी आधार पर जंतुओं को बांटा गया है कि किन जंतुओं में कोशिकाओं का शारीरिक संगठन पाया जाता है, किन में टिश्यू ग्रेड का पाया जाता है, किन में ऑर्गन ग्रेड का पाया जाता है, किन में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहला है कोशिकीय स्तर का संगठन, मीन्स सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उन जीवों में पाया जाता है जिनमें जो भी जैविक प्रक्रियाएं होनी हैं वो सारी एक कोशिका द्वारा होंगी, प्लस उनका जो शरीर का संगठन होगा वह केवल कोशिकाओं के द्वारा होगा, उनमें किसी भी तरह के ऊतकों का निर्माण नहीं होगा। जिसके एग्जाम्पल आप कॉमनली जानते ही हैं, अमीबा एंड स्पंज। अमीबा संघ प्रोटोजोआ का प्राणी है, स्पंज संघ पोरीफेरा का। अभी आगे जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में जानेंगे। तो अमीबा के बारे में आप जानते ही हैं, जनरली लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें केवल एक ही कोशिका के द्वारा ये सारे काम करता है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन। इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कोशिकीय स्तर का संगठन। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का। दूसरे प्रकार का जो संगठन है, सेल्स के बाद नंबर आता है ऊतक का, टिश्यूज़ का। तो ऊतक स्तर का संगठन है ये। तो जब कोशिकाएं मिलकर, कई कोशिकाएं मिलकर एक समूह बना लेती हैं और एक समान कार्य करती हैं, देन वे ऊतक कहलाती हैं, नोन एज टिश्यूज़। ये ऊतक वाला चैप्टर आएगा तब हम डिटेल में जानेंगे। हमें यहाँ पे ऊतक नहीं समझना है, हमें समझना है ऊतक स्तर का संगठन, मीन्स टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ जीवों में जो कोशिकाएं होती है संगठित होकर ऊतक के रूप में कार्य करने लगती है, तो उनके बॉडी में ऊतक स्तरीय संगठन मिलता है, जो कि संघ सीलेंट्रेटा के प्राणी। और संघ सीलेंट्रेटा के प्राणी में सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? हाइड्रा। हाइड्रा, ये हाइड्रा होता है। इस हाइड्रा का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो लगभग इस तरह से दिखाई देता है। ये वृक्ष की भांति दिखाई देता है, एक छोटे से पेड़ की भांति, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये होता जंतु ही है। ये इसका आउटलाइन होता है हाइड्रा। तो इसमें क्या होता है? ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तीसरा जो बात करें, तीसरा होता है अंग स्तर का, मीन्स ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऊतक आपस में संगठित होकर अंगों का निर्माण कर देते हैं और प्रत्येक अंग एक स्पेशलाइज्ड कार्य करता है, विशेष कार्य करता है। जैसे हमारी बॉडी में है, हम तो सबसे एडवांस जंतु हैं, फिर भी आपने देखा होगा सांस लेने के लिए अलग अंग हैं, भोजन को पचाने के लिए अलग अंग हैं, उत्सर्जन के लिए अलग अंग हैं। मतलब प्रत्येक कार्य के लिए अंगों का विभाजन है। तो इस तरह से जिन जीवों के शरीर में ये प्रक्रिया पाई जाती है, अंग पाए जाते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंगीय स्तर का। ये किस किस संघ में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एनेलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में। ये सब क्या होते हैं? अभी वर्गीकरण में इनको हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट वन इज अंगीय, अंग तंत्र स्तर का। अंगीय तो हो गया,
अंग तंत्र स्तरीय ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब जीवों में अनेक अंग मिलकर एक तंत्र बना लेते हैं पूरा, तब और वह तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, उसे हम अंग तंत्र स्तरीय संगठन कहते हैं। और जितने भी कशेरुकी जंतु हैं, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी प्राणी को हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, वे सारे वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। और अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं? जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, हड्डियां और उपास्थियां नहीं पाई जाती हैं, वे अकशेरुकी पाए जाते हैं। अभी जब वर्गीकरण पढ़ेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। तो कशेरुकी जंतु इंक्लूडिंग अस, इसमें हम भी आते हैं, वो सारे प्राणी अंग तंत्र स्तरीय संगठन प्रदर्शित करते हैं। इसका हम अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लेते हैं। पाचन तंत्र हमारा अलग है, श्वसन तंत्र अलग है, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और भी बहुत सारे तंत्र हमारी बॉडी में होते हैं। तो और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस प्रकार के संगठन को हम अंग तंत्र स्तरीय संगठन कहते हैं। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ये पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, जीवों को बांटने का, शरीर संगठन। अब हम दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं और दूसरा क्राइटेरिया है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी कहते हैं इसको हम, सर्कुलेशन परिसंचरण, और सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये हमें नहीं जानना है, क्योंकि हर बायो में हर वर्ड का मतलब, अगर हम वर्ड पढ़ने बैठ गए तो टॉपिक ही हमारा खत्म नहीं होगा। जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, सब आपके सिलेबस में आगे डिटेल में है, तब इनके बारे में हम जानेंगे। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला और बंद, ओपन प्रकार का और क्लोज प्रकार का। इसी आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, जिनमें खुला पाया जाएगा खुले प्रकार के, और जिनमें पाया जाएगा बंद प्रकार का। खुले प्रकार का परिसंचरण क्या होता है? तो कुछ जीवों में जो ब्लड का फ्लो होता है, जैसे कि हम जानते ही हैं, परिसंचरण तंत्र का मतलब है रुधिर का या रक्त का या ब्लड का बहना। तो जीवों में जो रक्त के संचरण के लिए कोई विशेष नलिकाएं नहीं होती, केवल कुछ पात्र होते हैं, उनमें भर जाता है और उसी में कोशिकाएं तक दबे रहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कोई धमनी सिराओं का कोई तंत्र नहीं होता, एक हार्ट का कोई नेटवर्क नहीं होता। उस प्रकार के परिसंचरण को हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। और जो उच्च कोटि के जंतु हैं लाइक अस, कशेरुकी जंतु, उनमें रक्त संचरण के लिए क्या होता है? धमनी व सिराएं पाई जाती हैं। सब सिराएं आपको दिखाई देती हैं बॉडी में, जो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं ऊपर स्किन पे, ब्लूइश ग्रीन, वे सारी सिराएं होती हैं। धमनियाँ डीपली सिचुएटेड होती हैं हमारी बॉडी में, वे लाल रंग की होती हैं। लेकिन ये सब हम परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। हमें केवल यहाँ ये समझना है, जिन जीवों में धमनी और सिराओं में बंद नलिकाओं में रक्त बहता है, उस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। और जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उनमें यह परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया जंतुओं को डिवाइड करने का। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तीसरा क्राइटेरिया है सममिति। ये नया टॉपिक है, सिमेट्री। वैसे ये गणित में पढ़ा जाता है इसको, मैथ में। ये सिमेट्री क्या होती है, सममिति क्या होती है? किसी भी जीव को हम अगर एक प्लेन से कट करें, किसी भी सतह से कट करें, फिर उसे हम बता सकते हैं वह जंतु सम्मित है या असम्मित होता है, इसको हम बता सकते हैं। इसको हम फिगर से समझते हैं। ये रहा, ये आपकी बुक में फिगर है, इसको आप बनाएंगे। तो सममिति का तात्पर्य होता है किसी भी अक्ष पर जब हम जंतु को कट करें, हमें जंतु कट नहीं करना है, कोई भी रेखा कट करती है, उस आधार पर जंतु को हम बांट सकते हैं। जैसे सपोज करें अमीबा, इसको देखें, इसको अगर हम किसी भी प्लेन पे कट करें, जैसे हमने ये से कट किया या इस रेखा से कट किया या इस तरह से कट किया, हमें कहीं पर भी समान भाग प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार के जंतु को हम असममित जंतु कहते हैं, इनसिमेट्रिकल जंतु कहलाते हैं। यानी इनकी बॉडी में कोई भी सममिति नहीं होती है। सममिति किनकी बॉडी में होती है? जिनकी बॉडी में अगर किसी भी प्लेन से हम उनको रेखा खींची जाए तो वह दो बराबर भागों में या कई बराबर भागों में बट जाते हैं, तब वे जंतु सममित सिमेट्रिकल कहलाते हैं। और सममिति दो प्रकार की होती है, अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री, और दूसरी होती है द्विपार्श्वीय सममिति। पहले रेडियल जान लेते हैं कि ये अरीय सममिति क्या होती है। तो अरीय सममिति में क्या होता है? जंतु को हम कई प्लेन में कट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर डायग्राम बना है, इसको हमने कई प्लेन में कट किया, 1, 2 और 3, और तीनों ही प्लेन में कट करने के बाद हमें जो जंतु के बराबर भाग प्राप्त होंगे, यानी उसके सारे भाग बराबर होंगे, तो इस प्रकार की सम्मति को हम अरीय सम्मति कहते हैं।
द्विपार्श्व सममिति क्या होती है? द्विपार्श्व सममिति का तात्पर्य होता है बाइलैटरल सिमेट्री। ये द्विपार्श्व सममिति होती है जब किसी जीव जंतु के शरीर को केवल जो काटने वाली रेखा है दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। जैसे आप देख रहे हैं केकड़ा है, क्रैब है, इसको एक रेखा जो है दो बराबर भागों में बांट रही है। लेकिन इसी जंतु को अगर हम इस तरह से कट करें तब हमें दो बराबर भाग प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट से अलग हैं वो अलग हैं। ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर लगभग होता है, यहाँ लगभग बनाऊंगा मैं, इसको देख के हंसना नहीं है। ये जंतु है, अगर हम, ये मनुष्य है, इसको अगर हम ऐसे कट करेंगे तो हमें दो बराबर भाग प्राप्त नहीं होंगे। अलग कलर से दिखाता हूँ इसको। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, ये रेखा इस तरह से कट करेगी, तब हमें दो बराबर भाग प्राप्त होंगे। इस प्रकार की सममिति को द्विपार्श्वीय सममिति या बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। यही इस टॉपिक में बताया गया है। असममित प्राणी वो हो गए जो केंद्रीय से गुजरने वाली रेखा किसी बराबर भाग में विभाजित नहीं करती। द्विपार्श्व में गुजरने वाली रेखा दो बराबर भागों में, दाएं और बाएं, और अरीय में दो समरूप भागों में, कई भागों में बांट सकती है। सिलेंटेटा है, टीनोफोरा है, काइनोडर्मेटा है, ये सारे प्राणी अरीय होते हैं। और जो उच्च संघों के जंतु होते हैं मोस्टली वो द्विपार्श्वीय होते हैं। और जो एक कोशिकीय जंतु मोस्टली होते हैं, सभी नहीं, मोस्टली वे असममित होते हैं। ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया जंतुओं को बांटने का आधार। चौथा होता है द्विकोरक या त्रिकोरकी संकरण, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होता है? जब जनन के बाद भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो उसमें कुछ जंतुओं में दो जनन स्तर बनते हैं और कुछ में तीन बनते हैं। तो विकास के दौरान जिनमें दो जनन स्तर बनते हैं वो कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। समझ रहे हैं? जब दो जनन स्तर बनेंगे, एक्टोडर्म यानी हिंदी में इनको कहते हैं वाह त्वचा, वाह स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। हिंदी देख सकते हैं आप। एक्टोडर्म, तो दो स्तरों में जब ये डिवाइड करते हैं, दो स्तर बनते हैं किसी जीव में भ्रूण विकास के दौरान, एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, तब वे जंतु द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे पॉरीफेरा और सिलेंटेटा। त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिन जंतुओं में भ्रूणी विकास के दौरान तीन जनन स्तर बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक्टो, बीच में मीजो और सबसे भीतर होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जिनमें तीन जनन स्तरों, जैसे कि हम होते हैं, तीन जनन स्तर हमारे भ्रूण में डेवलप होते हैं, उनके द्वारा ही हमारे सारे अंगों का निर्माण होता है। तो वे सारे प्राणी त्रिकोरकी या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जो पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये द्विकोरकी है और ये त्रिकोरकी है। इसमें दो ही लेयर हैं, एक तो है वाह त्वचा और सबसे जो बाहर होती है, और एक जो अंदर है वो अंतः त्वचा है। और जो त्रिकोरिक है इसमें तीन लेयर दिखाई दे रही है, वाह त्वचा, मीजोडर्म और सबसे भीतर होता है एंडोडर्म। इस प्रकार से जिनमें दो होंगे वे डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें तीन होंगे वे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसके बाद तो ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया जंतुओं को डिवाइड करने का, द्विकोरक या त्रिकोरक संगठन। नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है सीलोम या प्रगुहा, या इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, प्रगुहा भी कहते हैं इसको, देहगुहा, बॉडी कैविटी भी कहते हैं, देहगुहा भी इसको कहते हैं। तो जो हमारी शरीर की भित्ति होती है और आहार नाल, तो इसके बीच में जो गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है, ये वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। और जो बीच में खाली जगह होती है शरीर भित्ति और आहार नाल के, वही देहगुहा कहलाती है। उसको हम देहगुहा से कहते हैं, देहगुहा कहलाती है या प्रगुहा कहलाती है। और जब ये देहगुहा मीजोडर्म या मध्य त्वचा से आच्छादित होती है तब उसे हम सीलोम कहते हैं। और इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं या सीलोमेट एनिमल कहते हैं, जैसे एनिलिडा संघ में, मोलस्का संघ में और कॉर्डेटा संघ में। उच्च प्राणियों में ही होती है। कुछ में यह मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं कूटगुहिक प्राणी यानी स्यूडोसीलोमेट। और इस संघ का एग्जाम्पल होता है एस्कलमिंथीस संघ, जिसमें एस्केरिस प्राणी होता है। और कुछ में यह गुहा पाई ही नहीं जाती है, उन्हें आगुही या एसेलुमेटेड एनिमल्स कहते हैं। और वे होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस यानी कि चपटे कृमि, जैसे कि फीता कृमि वगैरह, ये इन प्राणियों में पाई जाती है। अगला क्राइटेरिया है खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है किसी भी जीव का शरीर का बाहरी या आंतरिक रूप से खंडों में बटा होना खंडी भवन कहलाता है या सेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे कि केंचुआ आपने देखा होगा, जो केंचुआ का शरीर होता है वो कई खंडों में बटा होता है। इस प्रकार के
जब किसी भी जीव का शरीर बटा होता है खंडों में, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन या खंडीकरण। ये बाहरी तरफ से भी हो सकता है या आंतरिक रूप से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। ये क्या होती है? ये एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि भ्रूण के निर्माण के समय बन जाता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी या पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड भी कहते हैं। ये मेसोडर्म से बनती है और ये पृष्ठ सतह हमारी यानी पीठ की तरफ, पीठ में ये रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिनमें ये रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड पाई जाती है वे कॉर्डेट कहलाते हैं यानी कशेरुकी, और जिनमें ये पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं या अकशेरुकी प्राणी कहते हैं। ये हमने कुछ क्राइटेरिया जाने जिनके आधार पर जंतुओं को बांटा जाता है। यह फिगर है सीलोम दिखाने का। तो इसमें 3 तरह की सीलोम बताई थी मैंने। प्रगुहा, जिनमें सीलोम पाई जाती है, प्रगुहा पाई जाती है। कूट गुहिक, जिनमें मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, और जिनमें नहीं पाई जाती है दे आर नोन एज अगुहीय या एसीलोमेट, जैसा कि प्लेटी हेलमिन्थीज फाइलम में। तो ये टॉपिक समाप्त होता है।